हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज वेश कुमार HBS अकेडमी माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, क्लास 10th ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, संसाधन और विकास फर्स्ट चैप्टर है। जो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑल कंपटीशंस UPSC, EPPSC, अदर स्ट्रीम्स लाइक SSC, PAT, ETC के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संसाधन क्या है, संसाधन कैसे कैसे क्या मैटर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन होता है, एक मानव संसाधन होता है। विकास किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कि दोस्तों, तो आप देख सकते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ऐसे आपको कोयल है, नेचुरल ऑयल है, नेचुरल आपका जो गैसेज है, इससे से कार्य अध्ययन आपका किया जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से ये सारा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलते हैं टॉपिक पर। ये टॉपिक है आपका यानी कि विकास और संसाधन। विकास और संसाधन तात्पर्य क्या है? संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। जिम्मरमैन का एक इंस्ट्रूमेंट है कि मानव अपनी आवश्यकताओं जो पूर्ति कहाँ से करता है? इन संसाधनों से करता है। क्लियर फ्रेंड्स? थोड़ा सा डाउनलोड हो रहा है। तो सामाजिक विज्ञान का जो भारत समकालीन भारत का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे, और इसमें हमारे टॉपिक वाइज दे रखे हैं। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है, इसमें टॉपिक है आपका ये संसाधन एवं विकास, डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज, मानव एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, एग्रीकल्चर क्या है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज एंड मिनरल्स, विनिर्माण उद्योग पढ़ेंगे, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज जो भी है। इसके बाद लास्ट चैप्टर रहेगा राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो पहला टॉपिक है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास के बारे में अध्ययन देखते हैं। तो आपको पता ही है, आप जानते हैं कि गांव और शहरों, हमारा देश गांव वाला देश है। इसमें 6,41,000 गांव हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं पूर्ति प्राकृतिक यानी जो भी प्रकृति से दे रखा है उससे पूर्त करता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो हमारा पर्यावरण में उपलब्ध जो भी प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं पूरा करने में प्रयुक्त होती है, उसको बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्धि आर्थिक रूप संभाव्य सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। क्लियर? तो जिम्बरमैन रावल का एक इंस्ट्रूमेंट है, परिभाषा है, संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर क्या रूपांतर जो हमारी जो प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं और इसके अंत संबंध निहित मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्णय करते हैं। आपको पता ही है कि ये लोग संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं। ऐसा नहीं है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है और मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सारी बातें हैं। ये पर्यावरण में पाए जाने वाले जो पदार्थ संसाधन प्रवर्तन करते हैं, उन्हें प्रयोग करते हैं। इस सारे संसाधन का जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये हमारे क्या होता है, उत्पत्ति ऑरिजिन के बेस ऑफ ऑरिजिन के अकॉर्डिंग होता है, जैव और जैव होते हैं। समाप्यता के आधार पर होता है नवीकरण योग्य और अनवीकरण, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। स्वामित्व के आधार पर होते हैं व्यक्तिगत और सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होता है। विकास के स्तर के आधार पर होता है, संभाव्य, विकसित, भंडार संचित होते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? तो किससे से बनते हैं? तो यहाँ पर हमारे भौतिक पर्यावरण, प्रकृति और इसमें प्रौद्योगिकी, न्यू टेक्नोलॉजी और हमारी संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, और मिडिल में आपका एक मानव होता है। तो संसाधन में आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक चार्ट सा दे रखा है, शायद आपको दिख रहा होगा। संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन है नवीकरणीय योग्य होता है, रिन्यूएबल्स एबिलिटीज होती हैं। अनवीकरणीय होता है, नवीकरणीय टू टाइप्स होता है, सतत, यहाँ सतत है, कंटिन्यू, सस्टेनेबल्स, प्रवाह जैसे पवन है, जल है। क्लियर? नवीकरणीय साधन है। इसके बाद जैव है, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य और जीव। क्लियर? यहीं पर हम देख सकते हैं अनवीकरणीय में पुनः चक्रीय जैसे धातु है, इसमें अचक्रीय जीवाश्म ईंधन है। क्लियर? और इसमें देखेंगे मानवीय में संरचना, संस्थाएं हैं और मात्रा एवं गुणवत्ता होती है। क्लियर? तो इस चार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। नवीकरणीय साधन में कौन कौन सा आता है, अनवीकरणीय में क्या क्या आता है, ये देख लेना। तो इसकी हमारी जो एक्टिविटीज़ है
ऑब्जर्वेशन है तो प्रत्येक संदर्भ में आप कम से कम 2 संसाधनों की पहचान कर सकते हैं। तो संसाधनों के प्रकार हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो आपके जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल क्या होता है और व्हाट इज़ द बायोटिक एंड अबायोटिक। तो बायोटिक होता है बायोटिक रिसोर्सेस, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीव व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन और पशुधन आता है। अजैव जो होते हैं वे सारे साधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं, चाहे चट्टानें या धातुएं होती हैं। समर्पता के आधार पर होता है अनवीकरणीय योग्य या नवीकरणीय योग्य। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक क्रियाओं नवीकृत पुनः उत्पन्न किया जाता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका आता है सोलर है, विंड है, एनर्जी है और वाटर है। इसके बाद आता है वन जीव हैं। ये सारे किस में आते हैं? ये नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। तो नवीन संसाधन रिन्यूएबल हो जाते हैं, संसाधनों को सतत और प्रवाह के साधनों को विभाजित किया गया है। अनवीकरण संसाधन और रिन्यूएबल्स जो हमारे एबिलिटीज रिसोर्सेज हैं, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल से होता है, जो खनिज और जीवाश्म ईंधन के इस प्रकार संसाधन उदाहरण हैं। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे हैं धातु पुनः चक्रीय और कुछ संसाधन जीवाश्म ईंधन और अचक्रीय होते हैं, इस बार से आपको एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। क्लियर? स्वामित्व के आधार पर होता है, जो आपकी पर्सन होते हैं, अपने पर्सनल बेस पर होते हैं, जैसे व्यक्तिगत संसाधन है, यानी कि पर्सनैलिटी और रिसोर्सेस होते हैं। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों पर पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी कहते हैं होते हैं, जो बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों, अन्य जायदाद के मालिक होते हैं, जैसे बाग है, चरागाह है, तालाब, कुएं, जल आदि निजी स्वामित्व के उदाहरण हैं। जैसे अपने परिवार के साधनों को एक सूची तैयार कर सकते हैं आप। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से है। तो इसके बाद आता है आपका यहाँ पर एक सामुदायिक स्वामित्व के आधार पर होता है वे साधन जो समुदाय सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, गांव के शामिल होते हैं। इसमें आपका आता है भूमि चरण, आपका चारण है, भूमि शमशान, भूमि तालाब है इत्यादि। नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, जो वहाँ रहने वाले सभी लोग वे उपलब्ध होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? राष्ट्रीय संसाधन जो होते हैं नेशनल रिसोर्स होते हैं, तकनीकी तौर पर ये देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय होते हैं। देश के सरकार को कानून, अधिकार और वे सारे व्यक्त किए जाते हैं। ये सारे राजनीतिक सीमाएं, इसमें सारी भूमि और जो आपके समुद्री मील 90.2 किलोमीटर होता है, समुद्र 12 मील है। क्लियर? ये सारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं जो नियंत्रित होते हैं, जो तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर अपवर्जक क्षेत्र होता है, जो खुले महासागर संसाधनों किसी देश अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन सहमति के उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्लियर फ्रेंड? इस तरह रखा है आपको। विकास के स्तर का आधार होता है संभावित संसाधन। वे ये यहाँ पर वे साधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान, गुजरात के पवन, सौर ऊर्जा संसाधनों को अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है। क्लियर? तो यहाँ संसाधनों के अंधाधुंध शोषण, वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो रही है। भूमंडलीय तापमान, ओजोन अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि ये सारी कंडीशन अप्लाई होती हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं संसाधनों का विकास कैसे हो, ये सारा देखेंगे। तो संसाधनों कैसे विकास किया जाए, ये सारी बातें हैं। तो सतत पोषणीय विकास क्या है? तो संसाधनों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। इसी के फलस्वरूप मानव के इस अंधाधुंध उपयोग किया गया है, इससे निम्नलिखित एक समस्या पैदा हो गई है। जैसे कुछ व्यक्तियों को लालच वश संसाधनों को हिरास कर रहे हैं। संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं, जैसे जिसमें समाज दो हिस्सों में संपन्न, ऐसे संसाधनहीन, अमीर और गरीब में बट गया है। क्लियर फ्रेंड? तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सतत पोषणीय विकास को होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है? तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास यानी टिकाऊ विकास जो होता है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों आवश्यकताओं की अवहेलना ना करें। तो आपका एक सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में। तो जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र ध्वज ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय
पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित सभी सम्मेलनों में विश्व स्तर पर उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए ये समस्या के कैसे ढूंढे जाए इसके बारे में ये सारी चीज़ अप्लाई हुई। तो संसाधनों में भारत में संसाधन नियोजन कैसे किया जाए, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सम्मेलन एकत्रित ये सारे भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए गए और इसमें फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स और 21वीं सदी में सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 तैयार किया गया। एजेंडा 21 इस घोषणा में 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जो जेनरे में इसमें सात सम्मेलन UNCEPD यूनाइटेड नेशनल काउंसिल जो भी है एनवायरमेंट डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय उद्देश्यों को स्वीकृति दी गई। भूमंडलीय सतत पोषण विकास हासिल करना है और कार्य सूची तैयार करनी है। इसमें से आपको एजेंडा 21 मुख्य एजेंडा ये सारी बातें स्टार्ट हुई, क्लियर। संसाधन नियोजन क्या है, प्लानिंग रिसोर्सेज। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग में जो नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है, इसलिए भारत देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता बहुत अधिक विविधता है और यह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरफ से संसाधन की प्रचुरता परंतु दूसरी तरफ ये संसाधनों की कमी है। कुछ प्रदेश भी ऐसे हैं जहाँ संसाधन उपलब्धता आत्मनिर्भर हैं, कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी भी है। उदाहरण जैसे देखें झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज कोयले के प्रचुर भंडार हैं, परंतु परिणामस्वरूप अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्लियर। जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान के पवन सौर ऊर्जा संसाधन बहुत आ जाते हैं लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश अन्य भागों को अलग थलग पड़ता है। इसकी सांस्कृतिक विरासत धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय प्रांतीय प्रादेशिक स्थानीय असंतुलन और संसाधन नियोजन की आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। इसके लिए हम आकर्षण कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं संसाधन भारत में संसाधन नियोजन कैसे किया जाए। संसाधन नियोजन के लिए आप लोग इस तरह से देश के अंदर पहचान तालिका बनाना, इस ऐसे सारे जो संसाधन कहाँ पर हैं कहाँ नहीं हैं इसके आप लोग एक मैप तैयार कर सकते हैं। इस क्षेत्र में आपको संसाधनों को प्रौद्योगिकी संस्थाओं को किस तरह से यूज किया जाए, यानी कि मिस यूज नहीं किया जाए, सारे संसाधनों क्या है आपको संरक्षित किया जाए, ठीक है। अवर कॉमन फ्यूचर यानी कि हमारा साझा भविष्य बनाया जाए। ऐसे ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो में जो हमारा सम्मेलन हुआ था उसके बारे में आपको पता ही है, क्लियर। तो ये संसाधनों का हम क्या है कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका संसाधन संरक्षण कैसे किया जाए, संसाधन संरक्षण आवश्यकता है अनुसार हम प्रयोग करें, अदरवाइज उनको सभी बचा कर रखें। गांधी जी संसाधन संरक्षण की नीति को अपनाएं, ये सारी बातें हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुव्यवस्थित तरीके से संरक्षण की वकालत 1968 में, क्लब ऑफ रोम की तत्पश्चात 1974 में सुमेशर पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल इस विषय का गांधी जी ने दर्शन के बारे में फिर से पुनरावृत्ति की है और 1987 में ब्रटलैंड जो आयोग रिपोर्ट को वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट के सतत पोषण विकास सिस्टम डेवलपमेंट की संकल्पना संशोधन की गई थी, क्लियर फ्रेंड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है भू संसाधन, क्लियर, यानी कि लैंड रिसोर्सेज क्या है। आपको पता है मानव का जन्म इस भूमि पर हुआ है और भूमि पर ही अपनी अंतिम इस यात्रा का भी प्रस्थान होता है। तो हम भूमि पर रहते हैं और इसकी आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और उपयोग करते हैं। भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार संस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं, परंतु भूमि पर सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्य के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाने वाले लगभग 43% पर क्षेत्र पर भू क्षेत्र है, मैदान है, कृषि व उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पर ये भू क्षेत्र के 30% भाग पर अब विस्तृत है। कुछ बारहमासी नदियां हैं जो सुनिश्चित करती हैं पर्यटक विकास के लिए अनुकूल हैं और परिस्थितियों के लिए सारी चीज़ होती हैं। परिस्थितियों के महत्वपूर्ण देश के लिए क्षेत्र में एक सतत 27% पर अब पठार है, क्लियर। और इसके बाद आपका एक इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, क्लियर फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र सबसे अधिक जो क्षेत्र है आपका 43% फैला हुआ है क्या, मैदान, क्लियर। इसके बाद आता है आपका सेकंड पॉइंट पर आता है आपका पठार, पर्वत जो आपका है वो फैला हुआ है कितना 30% पर, और इसके बाद पठार फैला हुआ है आपका कितने पर 27% पर, क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये सारा फैला हुआ क्षेत्र है, तो आप इसको ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं ये पूरा टोटल ये क्षेत्र है, क्लियर फ्रेंड्स। अब
इसमें बात आती है कि इस तरह से कैसे कैसे वन कुछ क्षेत्र है, इसमें वन क्षेत्र छेड़ा जाता है। कुछ भूमि ऐसी होती है, पड़ती भूमि है, बंजर भूमि होती है, गैर कृषि योजना अंतर्गत क्षेत्र होता है, स्थायी चरागाह वन गोचर भूमि क्षेत्र होती है, विविध वृक्ष फसलों के क्षेत्र होती है, कृषि योग्य भूमि क्षेत्र होती है, पड़ती भूमि अत्यंत पुरानी क्षेत्र भूमि होती है। इसमें वर्तमान परतों भूमि क्षेत्रों को इसमें से छोड़ा जाता है। तो इस तरह से ये सारा मैटर है, आप देख सकते हैं। तो 43.4% पर आपके जो भी है वो आपका शुद्ध निबल बोया गया क्षेत्र है। क्लियर। तो इसमें हम देख सकते हैं, तो ये सारा क्षेत्र है, ये वाला फैला हुआ है, वो कितना है, निबल क्षेत्र है। इसमें कृषि योग्य बंजर जो भूमि है वो आपकी वो फैली हुई है, आपकी 79% पर फैली हुई है। आपकी इससे से आता है कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि है इससे से। फिर आता है वर्तमान पड़ती भूमि, आपकी इससे से ये फैली हुई है। शुद्ध निबल जो बोया गया क्षेत्र आपका ये है ही है। इसमें हम देखते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि, इससे से ये सारा, ये सारे आपको चार्ट क्या है, एक आपको बताते हैं डायरेक्शन क्या है, किस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी। क्लियर। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो इसमें आपका आता है वन क्षेत्र कहाँ पर कितना वन क्षेत्र फैला हुआ है और बंजर भूमि कितनी है। तो भू उपयोग, तो भू संसाधन के उपयोग के लिए आपको वन इम्पोर्टेंट है। वन वन और कृषि योग्य उपलब्ध है, जो बंजर कृषि योग्य भूमि है। गैर कृषि योग्य भूमि जिससे से इमारत सड़क इत्यादि के लिए प्राप्त करती है। प्रति भूमि अतिरिक्त है कि स्थायी चरागाह गोचर भूमि के लिए होता है। इसके बाद विविध वृक्षों वृक्ष फसलों उपवनों और इसके अधीन कुछ शुद्ध बोए गए क्षेत्र हैं शामिल नहीं होते हैं इसमें। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों में खेती न की गई हो वो सब बंजर भूमि रहती है। प्रति भूमि वर्तमान प्रति जहाँ कृषि वर्ष यहाँ उससे कम समय में खेती न की गई हो, ये बहुत सारा क्षेत्र आता है। वर्तमान प्रति भूमि अतिरिक्त प्रति भूमि को पर जो प्रति इसके 1 से 5 कृषि वर्ष में खेती न की गई हो वो आता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निबल बोए गए क्षेत्र को जोड़ दिया जाता है, उसे सकल कृषि क्षेत्र कहलाते हैं। ये आपका क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। तो एक कृषि वर्ष में एक बार यानी अधिक बार बोए गए क्षेत्र में शुद्ध निबल बोया गया क्षेत्र और इस पर जोड़ दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सकल कृषि क्षेत्र कहलाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से ये सारा है। भारत में भूमि उपयोग को निर्धारित करने के तत्व इसमें भौतिक कारक है, भू आकृति है, जलवायु है, मृदा के प्रकार है, मानव कारक है, जनसंख्या है, घनत्व है, प्रौद्योगिकी है, क्षमता, संस्कृति है, परंपरा आदि हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है आपका कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसके अति 93% भाग पर ये भू उपयोग आंकड़ों को और प्रांतों को, असम को छोड़कर अन्य प्रांतों को सूचित करने की जानकारी प्रस्तुत होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्थायी चरागाह होते हैं, इसको भी छोड़ा जाता है। और कुछ निबल बोए गए क्षेत्र प्रतिशत को आपको छोड़ा जाता है। इसमें से पंजाब है, हरियाणा में 80% भूमि में खेती हो रही है। उस अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10% से भी कम क्षेत्र पर क्या है, कृषि की जाती है। लेकिन हमारा देश राष्ट्रीय वन नीति 1952 में वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। वहाँ जो आपको वांछित है इसमें की तुलना करें तो आपको 33% भूमि पर हमारे वन होना चाहिए। इसके बाद आपको बंजर भूमि, पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थलीय भूमि, इसमें गैर कृषि प्रयोजन भूमि आदि सारी फैली हुई हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से खनन हो रहा है। ठीक है ना। जैसे आपको छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उसकी आपको मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। अन्य क्षेत्रों से क्या है, यहाँ से विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसके बाद एक है भूमि स्तर है। भूमि स्तर में आता है उपमृदा अच्छे चट्टान जैसे बालू, गाद, सिल्ट मृदा पाई जाती हैं। और आपके जो थर्ड मिलता है आपका जो पाया जाता है वो आपको मिलता है यहाँ पर देखेंगे तो ये है। तो ये पहले में आपको मिलेगा कौन, भू संस्थित क्षेत्र होता है। दो सेकंड मिलता है उपमृदा अपक्षयती चट्टानें, बालू, गाद, सिल्ट और मृतिका मिलती हैं। और थर्ड मिलता है आपको अधस्तरीय अपक्षय आधारित चट्टानें। और फोर्थ मिलता है अपक्षेत्र आधारित चट्टानें पाई जाती हैं। क्लियर। तो इस तरह से ये सारा मैटर है। मृदा संसाधन, मिट्टी मृदा एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है जो यह पौधे के विकास को काफी माध्यम से पृथ्वी विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है जो कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक सेल, इसके बाद संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति, इसके बाद आप देख सकते हैं कि जैव पदार्थ आदि कारक इसके इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपको अगर देखें मिट्टी में जो कंपोजिशन होता है, संगठन होता है, तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँ तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप खनिज जो पदार्थ होते हैं इसमें खनिज की मात्रा मिलती है वो मिलती है आपकी 45% होती है। ठीक है ना।
मृदा में जो इसका मृदा में पानी की जो मात्रा होती है वो होती है 25% होती है, ठीक है ना। और इसमें देखेंगे आप मृदा में जो वायु की मात्रा है वो कितनी 25% है, और इसमें ह्यूमस जो मिलता है, ह्यूमस मिलता है आपका 10%। इस तरह से आपका 100% पाया जाता है। क्लियर। तो इस तरह से ये सारी बातें हैं, आप देख सकते हैं। क्लियर। मृदाओं को वर्गीकरण है, तो मृदाओं की इसमें ह्यूमस की मात्रा है, इसमें जैव अजैव क्रियाएं होती हैं, सारी बातें मैंने अभी बताई थी वही सारी बातें। मृदाओं क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉयल, मृदा जो आई आपके देखेंगे जो आप NCER के अनुसार है, इंडियन नेशनल एग्रीकल्चर्स काउंसिल के अकॉर्डिंग, यानी कि भारत में जो हम देखें तो इसमें मिट्टी जो पाई जाती है वो मिट्टी आपकी कितने प्रकार की, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी सॉयल कितने प्रकार की है, 8 टाइप्स होती है, 8 टाइप्स पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे एलुवियल सॉयल है, ब्लैक सॉयल है, ठीक है, रेड सॉयल है, ये सारी बात मिट्टी है। तो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा भारत की सबसे बड़ी मृदा है। क्लियर। यह भारत के उत्तर भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। क्लियर। जो इसका जो विस्तार है आपका, जो आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यानी कि पूर्वी राजस्थान, और इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कुछ उत्तरी मध्य प्रदेश आपके, इसके बाद छत्तीसगढ़ है, मध्य आपका बिहार है, झारखंड है, बस, और आसाम वाला क्षेत्र फैला हुआ है। और ये गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में नदियों द्वारा लाए गए अवसाद कांप कछार मिट्टी से विस्तृत निर्मित है, ठीक है ना। इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे तो सबसे अधिक जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो इसमें पर्वतीय मृदा है, जलोढ़ मृदा है, ये सारी मृदाएं पाई जाती हैं। जैसे आप मैप के थ्रू देखें तो इसमें सबसे अधिक जो मृदा है ये तो आपकी कौन सी रही, पर्वतीय मृदा। क्लियर। जो जो आपको क्षेत्र है ये वाली पर्वतीय मृदा है, और ये वाले क्षेत्र में ये है आपकी कौन सी, जलोढ़ मृदा सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। ये सारा ये टॉप ये आपका किनारे किनारा वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी आपको क्या है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हमारी सबसे बड़ी जो मृदा है, तीसरे नंबर की, जो दूसरे नंबर की मृदा है वो है आपकी है कौन सी, लेटराइट मृदा है। कौन सी मृदा है, लेटेराइट मृदा है। यानी आप देखेंगे यहाँ पर तो आपकी कौन सी मृदा है, ये लेटराइट मृदा फैली हुई है ये सारी। क्लियर। इसके बाद आप मिट्टी आती है आपकी कौन सी, आपकी आएगी यहाँ पर एक ब्लैक सॉयल है। क्लियर। तो फर्स्ट पे कौन से आता है आपका एलुवियल सॉयल, फिर आती है रेड सॉयल, फिर आती है ब्लैक सॉयल। क्लियर। ये आपकी कौन सी है, आपकी माउंटेन सॉयल है, पर्वतीय मृदा है। क्लियर। लेटराइट मृदा जो मिलती है आपकी इस तटीय इलाका में मिलेगी, इससे यहाँ क्षेत्र में पाई जाती है, और ये इस क्षेत्र में आपको काफ़ी देखने को मिलती है। और यहाँ पर मिलती है आपकी कौन सी, मरुस्थलीय मृदा। तो इस तरह से ये मिट्टी आपका का क्षेत्र फैला हुआ है, आप इसको ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये सारी बातें थी, इसमें कुछ समझने की हैं। आप इसको मैपिंग के थ्रू आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा का जो हमारा पहला आता है नदियों द्वारा लाए गए कांप कछार मिट्टी से निक्षेप से बना हुआ है। क्लियर। तो इसमें गलियारे द्वारा मृदाएं राजस्थान, गुजरात और तटीय क्षेत्रों में इस गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो यहाँ पर उचित एक मिनट देखते हैं। हाँ। क्लियर। तो इस तरह से है ये। तो जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृतिका विभिन्न अनुपात में हम नदियों को मुहाने पर घाटियों को पाई जाती हैं। इसमें हम मैदानी क्षेत्र जो द्वार, जो क्षेत्र, तराई आमतौर पर पाई जाती है। ठीक है। कणों के आकार में जो घटकों और इसके अलावा मृदाओं को ये सारी मिलती है। ये मृदा कई पुरानी, जैसे पुरानी जलोढ़ है उसे बांगर कहते हैं, नया जलोढ़ है उसे खादर कहते हैं, ठीक है ना। इससे से अब हमारा जो तराई क्षेत्र होता है, तराई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतम जलोढ़ मृदाएं इसमें जो पात जो मिलता है वो मिलता है आपको पोटास और फास्फोरस पाया जाता है, चूनायुक्त होती है ये। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। इसमें जो सबसे अधिक मात्रा मिलती है वो किसकी मिलती है, आपकी पोटास की और फास्फोरस और चूना की पाई जाती है। ये आपको याद कर लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके बाद आपका देखना है इसमें जो फसल होती हैं किस किस होती हैं। तो इसमें गन्ने की है, चावल की है, गेहूं की है, अनाज, अन्य जो हमारी खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। क्योंकि गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में ही 2011 की जनगणना के अनुसार ही 40% जनसंख्या भारतीय निवास करती है। क्लियर। तो इसमें आप फास्फोरस चूना तो अधिक क्या है, अधिकतम होता है, और इसके बाद कम क्या क्या मिलेगा आप पता ही चल गया है। तो अब इसके बाद आता है काली मृदा। इस मृदा का रंग काला है और इसे रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में करेल मृदा के नाम से पुकारते हैं। यह मृदा जो लाल रंग रवेदार अग्नि रूपा चट्टान जो होती हैं, तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ काली मृदा बहुत
महीन होती है, जैसे से आपको देखेंगे ये वाला क्षेत्र है, इससे से ये है, तो ये पूरा पूरा कैसा है, ये काली मृदा का स्वैर का क्षेत्र है और इसमें दरार सी हो रही है, ठीक है ना। इसे स्वयं प्लू मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसमें सबसे अधिक जो मात्रा मिलती है वो इस मृदा में मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, मैग्नीशियम पोटाश मिलता है और इसमें चूने के पदार्थ मिलते हैं, पोषक तत्व पाए मिलते हैं। इस फास्फोरस की मात्रा कम होती है, इसमें किसकी मात्रा कम होती है, फास्फोरस कम मिलता है। क्लियर। तो आपको विशेष कर ध्यान रखना है, इस मिट्टी में सबसे अधिक जो फसल उगाई जाती है वो होती है आपकी किसकी, कपास की कृषि की जाती है। कपास है, आपके मूंगफली की कृषि की होती है। क्लियर। ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। लाल और पीली मृदा, लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार अग्नि चट्टानों कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अन्य भागों में ये पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर। तो इस तरह से देखें, ये पहाड़ी मैदान मिलता है, इसमें सारी जो मिट्टी है, इस मिट्टी में सबसे अधिक ह्यूमस की मात्रा मिलती है, लो ऑक्साइड मिलता है, ठीक है ना। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है और इस मिट्टी में सबसे अधिक मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इसके बाद आती है आपकी लेटराइट। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। इसका अर्थ होता है ईट। लेटराइट मृदा उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा क्षेत्र में विकसित होती है। यह भारी वर्षा के अधिक निच्छालन, लीचिंग के परिणामस्वरूप यह मृदा ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अधिक तापमान के कारण ये जैविक पदार्थ की अपघटित करने वाली बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। लेटराइट मृदा अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डाल कर खेती की जा सकती है। ये मृदाएं मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम वाले भागों में पाई जाती है। इस तरह से इस मृदा में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु चाय कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में हम इसमें सबसे ज़्यादा उगाते हैं, तो वो केरल और काफ़ी केरल की जो लाल लेटराइट मृदा जो पाई जाती है उसमें काजू की फसल अधिक प्रयुक्त होती है। तो आपको विशेष याद रखना है कि ये मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पर है, ये काफ़ी सवाल पूछा जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, ह्यूमस की कम पाया जाता है। इसमें क्या कम पाया जाता है, ह्यूमस सबसे ज़्यादा कम मिलता है। क्लियर। इसको आपको याद रखना है। उर्वरक की खेती पाई जाती है इसमें, इसमें उर्वरक बना करके इसको काफ़ी वजह बनाया जाता है। इस कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र क्षेत्र में भी ये मृदा पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक जो आपका जो भी क्षेत्र है आप देखेंगे, इसके बाद आपका ये हो गया। अब देखते हैं वन मृदा। क्लियर। अब कौन सी आती है, वन मृदा। वन मृदा है आपकी, तो ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पर्याप्त वर्षा, वन उपलब्ध और मृदाओं में गठन और पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार ही बदलाव आता है। नदी घाटियों में मृदाएं दोमट और सिलदार होती हैं और ये ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय हिमाच्छादित क्षेत्रों में मृदाओं को बहुत अपरदन होता है और अर्धसिलिक होता है, एसिडिटी रिक होता है, ह्यूमस रहती है। इस घाटियों में निचले क्षेत्रों में भी ये नदी सोपान, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ पंखों आदि क्षेत्र पाई जाती है। क्लियर। ये सारी मृदा मिलती है। मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है और ये आमतौर पर ये रेतीली लवड़ी मृदा होती है। ये आम इसमें अब जो फसल उगाई जाती है, जो वनोन्मूलन, अपसारण, खनन इत्यादि होता है और इस क्षेत्र में जो फसल उगाई जाती है मोटी अनाजी कृषि उगाई जाती है। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से है। आप इसमें देखेंगे, फिर देखते हैं मृदा संरक्षण। मृदा को कैसे बचाया जाए, तो मृदा के कटाव जो बहाव प्रक्रिया होती है उसको अपरदन से रोका जाए। पेड़ पौधे लगाए जाएँ, ठीक है ना। और यहाँ पर मेड़बंदी की जाए, इससे हम क्या कटने से बचाया जा सकता है। ढाल वाली भूमि को समोच्च रेखा समानांतर हल चलाने में ढाल के साथ ही जल बहाव गति घटती है। समोच्च जुताई यानी कि कंटूर प्लोइंग कहा जाता है। इस ढाल वाली सतह में सोपान बनाए जा सकते हैं। इस सोपान कृषि अपरदन नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय सोपान वाली सीधाई कृषि होती है, इसको आपको कमज़ोर करती है। और इस तरीके से जो हमारे पट्टी कृषि कहते हैं, पेड़ों की कतारों लगा करके रक्षक यानी कि शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इससे से रक्षक पट्टियाँ उपयोग किया जाता है। तो भारत में पर्यावरण दशा है, आपको पता है, जो कि हमारे सुखो माजरी गाँव में झाबुआ जिला था उसमें यहाँ पर ये दिखाया गया था। और जो सुखो माजरी वृक्ष घनत्व 1976 से 13 प्रति हेक्टेयर भूमि में था। इससे से पर्यावरण लगाया था। पर्यावरण पुनर्संरक्षण के लिए ये पशुपालन रोकथाम लगाई गई थी। इससे सारी बातें हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये सारा मैटर था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टेड है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% बनता है। तो पहला ये क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, प्रवाह। तो ये कौन सा है? अनवीकरणीय संसाधन। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है?
पुनः पूर्ति योग्य है, मानवकृत है, अजैव है और ये पुनः पूर्ति योग्य है। पंजाब में निम्नीकरण जो निम्नीकरण भूमि का जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या है? गहन खेती है, वनोन्मूलन है, अधिक सिंचाई है, अर्थ प्रसंस्करण, इन पर क्या है? अधिक सिंचाई का मैटर है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी कृषि की जाती है? तो आपका क्षेत्र आता है उत्तराखंड। भारत में निम्न में से किस में काली मृदा मिलती है? तो सबसे ज़्यादा मिलती है कहाँ? गुजरात में। क्लियर फ्रेंड, तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होता है। क्लियर फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारी सीरीज चल रही है। क्लास 10th का आज का फर्स्ट चैप्टर था यानी डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या हैं? तो हमने इसमें अध्ययन किया कि इसका नवीकरणीय अनवीकरणीय क्या है, जैव और अजैव क्या होते हैं, बूमलैंड के बारे में, और इसमें कुछ आपकी जो सॉइल थी उसके बारे में अध्ययन किया है। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।